हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को आपको फिल करना है। तो फिल करने के लिए सबसे पहला स्टेप था पोर्टल पर, वेबसाइट पर सबसे पहले अपने आप को, बच्चे की डिटेल को रजिस्टर्ड करना। तो पिछली वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद उसको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ऑप्शन होने के बाद यहाँ पर टॉप राइट साइड पर लॉगिन बटन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही आप इस लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आएगा। इस पेज में आपको लॉगिन कोड फिल करना है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था वो मोबाइल नंबर भी एंटर करके नीचे कैप्चा नंबर फिल करेंगे और नीचे लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो आपको चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे बच्चे का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये सब चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन करने के दौरान फिल करी थी, तो ये आप इसको यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर बाकी डिटेल्स को कैसे फिल करना है, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए हमारे पास 5 स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, सेकंड स्टेप के अंदर पेरेंट की डिटेल्स, थर्ड स्टेप के अंदर चॉइस ऑफ स्कूल, जो भी स्कूल आपको फिल करना है, जिस स्कूल में एडमिशन चाह रहे हैं, स्कूल का ऑप्शन भरना है। फोर्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और फिफ्थ स्टेप में लास्ट में डिक्लेरेशन के साथ सबमिट हमें करना होगा अपने फॉर्म को। तो चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर भी ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है, चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं, जिसके ऑल जहाँ पर भी स्टार का सिंबल है वहाँ पर आपको डिटेल भरना कंपलसरी करा हुआ है। और साथ ही साथ प्लीज़ फिल द इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली, बाकी सारी डिटेल्स आपको इंग्लिश में ही फिल करनी है। कहीं पर भी हिंदी पर यूनिकोड की हेल्प लेकर आप हिंदी पर टाइप करना वो नहीं करोगे, आप हिंदी में आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना। जो भी टाइप करोगे सारे की सारी डिटेल इंग्लिश में होनी चाहिए। जो प्री फिल्ड डिटेल्स हैं ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अपने आप से आ रही हैं। इसको मैं चेंज करना चाहूँ कुमार की स्पेलिंग में या बच्चे के नाम की या डेट ऑफ बर्थ में या डिफरेंटली एबल्ड में येस करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था उसके अंदर ये डिटेल्स हमने चूज़ करी थी, भरी थी, ये बाद में चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा मेन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है जेंडर से। जेंडर पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद नीचे नेक्स्ट स्टेप पर है हमारे पास बच्चे का फैमिली इनकम ग्रुप। फैमिली इनकम ग्रुप ये आपको यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन है डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। सेकंड है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको हम EWS बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL। तो इनमें से 3 में से जिसके अंदर भी आप आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, वो आपको यहाँ से फिल करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, और इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है कास्ट कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आप जर्नल है, OBC क्रीमी लेयर है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, SC ST, तो जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो वाली कैटेगरी यहाँ पर आपको चूज़ करनी होगी। साथ ही साथ इसके बाद ब्लड ग्रुप भरना कंपलसरी नहीं है। यदि ब्लड ग्रुप नहीं पता आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यदि आपको पता है ब्लड ग्रुप क्या है तो हम ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, मान लो मैं EWS कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। जैसे ही मैं टिक लगाता हूँ तो 3 ऑप्शन मेरे पास नीचे ओपन हो गए हैं। तो EWS के थ्रू या BPL के थ्रू कैटेगरी में मैं फैमिली इनकम ग्रुप इन 2 के तहत आती है, तो दोनों में सेम प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चूज़ करता हूँ या BPL सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसका सर्टिफिकेट का नंबर लिखना होगा इस वाली जगह पर। इसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी होगी कि जितनी तारीख को मेरा EWS सर्टिफिकेट है या BPL सर्टिफिकेट है, कितनी तारीख को वो मेरा इशू हुआ है, और वो एडमिशन के टाइम तक वैलिड होना चाहिए। जब आपका एडमिशन यदि हो जाता है EWS या BPL कैटेगरी के अंदर, तो आपको एडमिशन के दौरान वो सर्टिफिकेट देना होगा, तो वो वैलिड होना चाहिए उतनी तारीख तक जितनी तारीख से आपका एडमिशन के लिए आप जब जाएंगे। तो इस वाले कॉलम में सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किसने आपको वो सर्टिफिकेट इशू करा, तो सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी का नाम यहाँ पर बताना होगा।
तो अगर आप यहाँ पर EWS सेलेक्ट करते हैं या BPL सेलेक्ट करते हैं और कैटेगरी में आप OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST सेलेक्ट करते हैं तो आप RTE के तहत एलिजिबल हैं। KVS गाइडलाइंस के अनुसार आप RTE के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो ये सब मैं अपनी सिचुएशन पे इसको यहाँ पर डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप करता हूँ। यहाँ से नो OBC नॉन क्रीमी लेयर और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव सेलेक्ट कर आगे बढ़ता हूँ। नीचे नेक्स्ट बटन लिखा हुआ है, साथ ही साथ ऊपर लिखा हुआ है एक सेव एप्लीकेशन। तो इसको सेव एप्लीकेशन से पहले, नेक्स्ट जाने से पहले तो हम लोग करेंगे इसको सेव एप्लीकेशन। सेव एप्लीकेशन करते क्यों हैं? क्योंकि यदि मान लो हमारा इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है या मैं एक स्टेप भरने के बाद चाह रहा हूँ दूसरा स्टेप और थोड़ी देर में भरना चाहता हूँ, या लाइट चली गई तो एक स्टेप मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन, पीछे आप देखेंगे स्टेप नंबर 1 बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरा यहाँ तक सेव हो गया। तो ये KVS तक नहीं गया है डाटा जब तक मैं पूरे के पूरे 5 स्टेप फॉलो नहीं करूँगा। तो अभी जस्ट मेरे पास पहला ही स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन का ही फिल हुआ है। तो ये मेरे पास मैसेज है, इसको ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये एक बस ये हमारे पास एक टेम्परेरी सेव हुआ है, ये मेरे लिए सेव हुआ है। ड्राफ्ट में जैसे हम ईमेल किसी को सेंड करते हैं तो हम जैसे अपनी ईमेल भेजना बाद में किसी को चाहते हैं परंतु अपने पास रखना चाहते हैं ताकि हम चेंज करके बाद में इसको फिर भेज सकें, तो एज ए ड्राफ्ट में ये मेरे पास सेव हो जाता है कि मेरे पास जब मैं इसको चाहूँ तो दोबारा इसको रिज्यूम कर सकता हूँ। मान लो मैं इसको शट डाउन करके या बंद करके चला जाता हूँ तो दोबारा जब आऊँगा लॉगिन करूँगा तो मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी हुई मिलेगी। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पर सेव एप्लीकेशन करने का। नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर मुझे अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन के थ्रू जा सकता हूँ। तो मैं ज़रूरी नहीं आप सेव एप्लीकेशन करके बिना करे भी आप नेक्स्ट बटन पर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप सेव एप्लीकेशन करके ज़रूर आगे बढ़ें। सेकंड स्टेप देखते हैं हमारे पास पेरेंट डिटेल। सेकंड स्टेप है हमारे पास पेरेंट डिटेल। इसके अंदर लेफ़्ट साइड पर मदर्स डिटेल इफ़ एप्लीकेबल, फादर्स डिटेल इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पर फादर और मदर की डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। फादर का नाम, मदर का नाम, यहाँ पर लेफ़्ट में मदर का नाम, राइट में फादर का नाम, उसके साथ साथ नेशनैलिटी इंडियन। अब माता पिता दोनों यदि एक ही जगह पर हैं तो किसी एक का फिल करके यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू कॉपी मदर एड्रेस टू फादर्स रेजिडेंशियल एड्रेस। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो मदर की डिटेल में डालूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ फादर की डिटेल में भी वही पेस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर देखिए एड्रेस यहाँ पर कोई बदलता हूँ, यहाँ पर एड्रेस अभी ये लिखा हुआ है, यदि मैं यहाँ पर कोई एड्रेस चेंज करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एड्रेस भी जो है चेंज हो रहा है फादर का भी। तो ये एक फ़ायदा है हमारे पास, अगर दोनों का एड्रेस माता पिता एक ही जगह पर यदि रहते हैं तो हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैं सैंपल के रूप में एक कोई एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, और यदि अलग अलग हैं तो मतलब अलग अलग स्थान पर रहते हैं तो यहाँ पर आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब ये वाली फैसिलिटी आपको फादर की डिटेल्स ओपन हो जाएगी और इसको भी आपको यहाँ पर नो करना है। तो दोनों में से कोई एक जगह पर आप नो करेंगे तो दोनों में आप एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद पिन कोड लिखना है, यहाँ पर फ़ोन नंबर, लैंडलाइन अगर है तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। शॉर्ट लिस्ट होने पर मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा कि शॉर्ट लिस्ट जब आप होंगे तो आपको फ़ोन से ही सूचित किया जाएगा कि आपका बच्चे का नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। तो आप फ़ोन नंबर ऐसा दीजिए ताकि आपसे संपर्क हो सके। इसके बाद नीचे ऑक्यूपेशन, लेफ़्ट साइड पर ऑक्यूपेशन जो भी मदर का है और राइट साइड में ऑक्यूपेशन जो भी फादर का है। तो यदि मदर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर आप हाउसवाइफ बताएंगे, यदि किसी कंपनी में या कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करती हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लर्क, मदर जो है वो क्लर्क हैं, और यहाँ पर मैंने बता दिया ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन में है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। DDA में क्या है, वो एक क्लर्क हैं, तो ये गवर्नमेंट जॉब है इनकी। और मैंने यहाँ पर फादर के ऑक्यूपेशन पे मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर सीनियर क्लर्क मैंने यहाँ पर लिख दिया, सीनियर क्लर्क हैं, ये भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। और ये मान लीजिए जैसे एम्स में ये काम करते हैं, एम्स एक परमानेंट एम्प्लॉई हैं ये एम्स के, ये भी फादर। तो यहाँ पर फादर की डिटेल और मदर की डिटेल आप इस प्रकार से भर सकते हैं जैसा भी आप
कि रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी डिटेल्स है फादर और या मदर की, ऑक्यूपेशन की, यदि हाउसवाइफ है तो यहाँ पर आप हाउसवाइफ लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को आप खाली भी रख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, स्टार किसी पर नहीं लगा हुआ, ना ही फादर के पे और ना ही मदर के कॉलम पर कहीं पर भी स्टार नहीं मेंशन। स्टार मतलब कि ये कॉलम कंपलसरी नहीं है फिल करना, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यदि नहीं पता तो मैंने यहाँ पर जो है इस केस में यहाँ पर मदर को हाउसवाइफ कर दिया और ऑर्गेनाइजेशन को खाली रखा। और यहाँ पर ऑक्यूपेशन के अंदर मैंने फादर में सीनियर क्लर्क करके, ऑर्गेनाइजेशन एम्स में वो एक सीनियर क्लर्क हैं उनके फादर। तो ये मैंने फॉर्म फिल करा है पार्ट नंबर 2 पेरेंट डिटेल्स का। इसके बाद मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर भी कोई एक दे देता हूँ सैंपल के फॉर्म पर। तो ये सैंपल के रूप में मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। ये एक सैंपल के फॉर्म पे मैं करके दिखा रहा हूँ कि आपको फॉर्म भरते समय कैसे इसको करना है। बिल्कुल इसको सेव कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। ये सेकंड पार्ट पर हम हैं, तो इसने मुझे बताया कि आपने जो है सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुली सेव कर लिया है। ये मेरे पास ड्राफ्ट के अंदर सेव हो रहा है, ध्यान रखिए KVS के पास आपका फॉर्म नहीं जा रहा, इसको बाद में रिज्यूम करने की फैसिलिटी आपके पास है। तो 2 स्टेप मैं इसको कर चुका हूँ फाइनल। इसके बाद है थर्ड स्टेप, चॉइस ऑफ स्कूल। आपको स्कूल अब फिल करना है जिस स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मैंने पहले से भरा हुआ है, तो मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ सारा का सारा, ताकि मैं आपको फिर से बता सकूं। थर्ड स्टेप मेरा ओपन होके आएगा चॉइस ऑफ स्कूल। तो यहाँ पर 3 आपके पास चॉइस रहेंगे, सेलेक्ट विद्यालय 1, सेलेक्ट विद्यालय 2, सेलेक्ट विद्यालय 3। मैक्सिमम आप एक एप्लीकेशन फॉर्म से 3 स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, यदि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में से आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। ये जो नीचे दिए रखे हैं ये 3 टैब, आपको इन पर क्लिक करके स्कूल फिल करना है। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 या 1 से अधिक टैब छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम मैक्सिमम 3 भर सकते हैं, यदि 2 भरने हैं तो 1 को हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम 1 विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है, तो कम से कम मिनिमम 1 तो आप भरेंगे स्कूल और बाकी मैक्सिमम आप 3 भर सकते हैं। इसके अंदर जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 स्कूल भरना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्टेट अपना दिल्ली चूज़ किया। तो दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं इससे अगले वाली लिस्ट के अंदर ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर, इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स कहेंगे हम, इसके अंदर आ जाएंगे दिल्ली के जितने स्कूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। मैं दूसरा कोई स्टेट चूज़ करता हूँ, मान लीजिए गुजरात, तो गुजरात के अंदर जितने के भी हैं वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट के अंदर अब आ जाएंगे। ऐसे ही केरला में चूज़ करता हूँ स्टेट, तो केरला में जितने भी केवी हैं वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे। मैं वापस आता हूँ दिल्ली स्टेट पर, तो दिल्ली में जितने भी केवी हैं मेरे सामने यहाँ पर आ गई। तो जैसे मैं इसके अंदर केवी नंबर 1 दिल्ली कैंट शिफ्ट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली कैंट नंबर 2 शिफ्ट 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं, जैसे ऊपर से आप देखेंगे ब्रैकेट में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, एक ही स्कूल है लेकिन उस स्कूल के अंदर 2 शिफ्टें चलती हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर दिल्ली कैंट 1 शिफ्ट 1 लिखा हुआ है या दिल्ली कैंट नंबर 2 शिफ्ट 2 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई मैं एक ही चूज़ कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैंने यहाँ पर केवी नंबर 1 दिल्ली कैंट चूज़ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दिल्ली कैंट 1 के दोनों शिफ्टों के लिए अप्लाई किया है, नहीं। यहाँ पर आपके पास अलग अलग 2 स्कूल माने जाएंगे। दिल्ली कैंट नंबर 1 शिफ्ट 1 एक अलग स्कूल माना जाएगा, दिल्ली कैंट नंबर 2 सेकंड शिफ्ट एक अलग स्कूल माना जाएगा। आपको यहाँ पर 3 स्कूल कोई भी फिल करने हैं, 3 में से आपके पास ऑप्शन है, या तो आप शिफ्ट 1 चूज़ करें या शिफ्ट 2 चूज़ करें, या दोनों चूज़ करने हैं तो अलग वाले टैब के अंदर आपको चूज़ करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर शिफ्ट 1 चूज़ करता हूँ, तो ये शिफ्ट इस स्कूल के कुछ अब डिटेल्स बताएगा। विद्यालय श्रेणी, स्कूल कैटेगरी, किस कैटेगरी का, डिफेंस कैटेगरी का स्कूल है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी डिफेंस, कहाँ पर है ये, अर्बन स्टेट लोकेशन इसकी है। इसके बाद आपको इसको मैप पर भी यदि देखना है तो इस व्यू मैप पर क्लिक करके इसका वो भी लोकेशन भी आप गूगल मैप पर इसकी लोकेशन भी देख पाएंगे।
इसके बाद नीचे लिखा हुआ एक स्टार दे रखा है यहाँ पर, कंपलसरी डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास है, 5 किलोमीटर से कम या बराबर, और सेकंड ऑप्शन है 5 किलोमीटर से अधिक। मान लीजिए मेरा 5 किलोमीटर या उसके बराबर है या कम है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे मेरे पास बताएगा कि केंद्रीय विद्यालय में आप यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RTE इन दिस स्कूल, इस स्कूल के अंदर आप RTE के तहत एलिजिबल हैं। यदि मैं मोर देन 5 किलोमीटर करता हूं तो ये मेरे को मना कर देगा, नीचे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RTE। तो अगर मान लीजिए मेरा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है तो उसको हम कैसे करेंगे, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप एलिजिबल हैं RTE के तहत। इसके बाद स्क्रॉल करूंगा मैं नीचे, तो अभी मेरे पास ये सिर्फ पहला ही स्कूल चल रहा है। अभी मेरे पास विद्यालय सेकंड स्कूल भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, थर्ड स्कूल सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अब सर्विस मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, नीचे ये कंपलसरी नहीं है चूज़ करना, नीचे चूज़ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, आपको कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करनी है कि जो भी पेरेंट आपके हैं, मदर है या फादर है, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनकी आपको यहाँ पर कैटेगरी शो करनी है कि किस डिपार्टमेंट में आते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी 1 2 3 4 5 किस कैटेगरी में आते हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपको पता नहीं लग रहा तो आप यहाँ पर भी इसकी हेल्प भी ले सकते हैं, डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग। तो अगर आप इसको येस करते हैं तो येस करने के बाद आपके पास यहाँ पर चूज़ एम्प्लॉयर, तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, मेरे वाले केस में एम्स के अंदर हेड क्लर्क सीनियर क्लर्क थे, तो मैं यहाँ पर एम्स चूज़ करूँगा। एम्स चूज़ करने के बाद यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉई, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि ये सेकंड कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, तो आपको ये मैनुअल भी ऐसे सेलेक्ट करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे नेक्स्ट है, और ये मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो आप एडमिशन चाह रहे हैं, किस पेरेंट के बिहाफ पर आपको एडमिशन चाहिए। तो जैसे मेरे वाले केस में, इस वाले केस में क्या है कि एम्स के अंदर परमानेंट एम्प्लॉई है फादर की, तो हम लोग जो यहाँ पर देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ, सेलेक्ट पेरेंट ग्रैंड पेरेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 ऑफ, ये सब लिखा हुआ है, एंड ट्रांसफ़र टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। किसके कैटेगरी, किसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको जो है एडमिशन चाहिए। तो मेरे वाले केस में फ़ादर हैं, तो फादर के बिहाफ पर मैं एडमिशन चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे इनके फ़ादर जो हैं, जो बच्चे हैं उनके फ़ादर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एम्स के अंदर काम करते हैं, परमानेंट जॉब है उनकी, और उनके बिहाफ पर ही मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो इस पार्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यदि ग्रैंड पेरेंट यदि होते तो यहाँ पर आपको ग्रैंड पेरेंट सेलेक्ट करना होता। तो मैं यहाँ पर फादर की डिटेल पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ये फादर की डिटेल पर मैंने क्लिक करा तो ये मेरे से पूछेगा वेदर सेलेक्टेड पेरेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन लास्ट 7 ईयर्स एज ऑन डेट, आज की तारीख में पिछले 7 साल के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ नहीं मांगेगा। जैसे ही आप येस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे जो है ट्रांसफ़र की डिटेल मांगेगा कि किस यूनिट पर काम करते थे, किस यूनिट में काम करते थे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, और कार्यालय से रिलीज़ होने की तिथि, कितना ड्यूरेशन, ये ऑटोमेटिकली आएगा। ट्रांसफर्ड यूनिट किस जगह पर ट्रांसफ़र हुआ, 2 कार्यालय के बीच की डिस्टेंस, तो ये सारे की सारी आपको डिटेल्स भरनी है। यदि आप के जो पेरेंट हैं वो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनके ट्रांसफ़र यदि हुए हैं पिछले 7 साल के अंदर, तो ये आपको यहाँ पर येस करके इनकी डिटेल्स भरनी है। यदि नहीं हुए तो नो पे नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना है। यदि ये तो मैंने एग्जांपल यहाँ पर बताया एम्स के अंदर काम करते हैं पेरेंट, तो उनको कैसे करना है। यदि मान लीजिए कोई सरकारी आदमी नहीं है, कोई पेरेंट जो है प्राइवेट जॉब करता है, तो वो कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर नीचे प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर प्राइवेट जॉब लिखा हुआ है, देखेंगे आप। प्राइवेट जॉब पर मैंने सेलेक्ट किया तो प्राइवेट जॉब परमानेंट तो होती नहीं है, तो इसके अंदर यहाँ पर NA आ जाएगा ऑप्शन। तो ये कैटेगरी अपने आप से कैटेगरी 5 हो गया, चेंज हो गया, देखोगे आप यहाँ से। तो प्राइवेट जॉब के अंदर जो है नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर आएगा।
पिछले 7 साल के अंदर इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं काउंट होते, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्हीं के ट्रांसफ़र यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। तो अगर आपको अपनी कैटेगरी पता नहीं लग रही तो या आप यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे। येस पर क्लिक करने के बाद जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, भले ही वो दूरदर्शन हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, ट्रांसको हो, ये कई सारे, इंडियन आर्मी हो, गेस्ट टीचर हो, फार्मर हो, इंडियन रेलवेज़, मैंने यहाँ पर जैसे इंडियन रेलवेज़ पे क्लिक करा और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय। जी हाँ, परमानेंट एम्प्लॉय यदि हैं तो ऑटोमेटिकली कैटेगरी 1 आ गया यहाँ पर। तो इंडियन रेलवे में कौन काम करता है वो मुझे यहाँ पर बताना होगा, फादर करते हैं या मदर करते हैं। मैं यहाँ पर फादर सेलेक्ट करूँगा। फिर वही चीज़ मेरे से पूछेगा क्या उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो मैं येस करूँगा तो मेरे से वो ट्रांसफ़र की डिटेल्स मांगेंगे, और नो करूँगा तो कुछ नहीं मांगेगा। तो इसमें ये कई सारे एग्जांपल्स है। ये सर्विस कैटेगरी आपको बिल्कुल ध्यान से भरनी है। यदि आपके गवर्नमेंट जॉब है तो उसके नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र भी आपको बिल्कुल ध्यान से भरने हैं। तो इस केस पे, मेरे वाले केस में तो प्राइवेट जॉब थी पेरेंट की, तो मैं यहाँ से प्राइवेट जॉब फिल कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब, और यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना होगा NA। जैसे मैं NA पर चूज़ करूँगा ये कैटेगरी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। देखेंगे कैटेगरी अब यहाँ पर 5 आ गई है अपने आप से। तो ये तो था सिर्फ मैं पहले ही स्कूल के लिए अभी भर रहा हूँ। ये जो स्कूल लिखा हुआ है शिफ्ट 1, इसके लिए ही मैंने अभी फॉर्म भरा है। फॉर्म ये एक स्कूल का होने के बाद मैं यहाँ पर सेकंड टैब पर क्लिक करूँगा। मुझे यदि दूसरे स्कूल में भी अप्लाई करना है तो सेम प्रोसेस दूसरे स्कूल का भी है। तो मुझे यहाँ पर मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगा, तो दिल्ली में आने वाले सारे स्कूल इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो अब मैं दिल्ली कैंट नंबर 1 शिफ्ट 1 ऑलरेडी भर चुका हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि ऑलरेडी सेलेक्टेड दिस स्कूल, तो कोई मुझे दूसरा स्कूल चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसी स्कूल के अंदर सेकंड शिफ्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। याद रखेंगे कि अगर एक ही स्कूल के अंदर 2 शिफ्टें चलती हैं वो तो 2 अलग अलग केवी की तरह काउंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा कोई स्कूल लेता हूँ, मान लीजिए केवी JNU कैंपस। मैंने इस पर क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद सेम डिटेल्स इसके अंदर भी, इसकी भी लोकेशन आप व्यू मैप पर क्लिक करके देख सकते हैं। घर के बीच और स्कूल के बीच का डिस्टेंस जो है, घर से स्कूल के बीच में 5 या 5 से कम का है तो आप एलिजिबल हैं RTE के अंदर। यदि नहीं है 5 किलोमीटर से ज़्यादा तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो आप RTE के तहत इस स्कूल के अंदर, JNU वाले स्कूल में RTE के अंदर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। और 5 किलोमीटर या उसके बराबर है तो आप क्लिक करेंगे तो आप RTE के लिए एलिजिबल हैं इस स्कूल के अंदर। तो ये वही डिटेल सारी की जारी जो पिछले वाले स्कूल में हमने फर्स्ट टैब के अंदर जो भरा था, सेम प्रोसेस इसके अंदर भी है। यदि आपको अपनी कैटेगरी पता है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी आपको कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आते हैं। नहीं पता तो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हैं। अगर आप कोई परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो यदि आप कोई किसी में कहीं पर भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप कैटेगरी 5 में आते हैं। आप इधर से भी हेल्प ले सकते हैं, हाँ या ना पर क्लिक करके। तो यहाँ पर जैसे मैं हाँ पर क्लिक करता हूँ तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वो वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। मान लीजिए दिल्ली फायर सर्विसेज में पेरेंट काम करता था और उनकी जॉब जो है परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे बता देगा कैटेगरी 4 से बिलोंग करता है। और यहाँ पर मुझे चूज़ करना होगा कि किसके बिहाफ पर, किसके सर्विस प्रायोरिटीज़ के बिहाफ पर आपको एडमिशन चाहिए। तो फादर यदि काम करते हैं तो फादर, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा है दिल्ली फायर सर्विस। तो दिल्ली फायर सर्विस में मान लीजिए फादर काम करते थे तो मुझे यहाँ पर फादर की डिटेल डालनी है। पिछले 7 साल के अंदर यदि ट्रांसफ़र हुए हैं तो यस पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफ़र डिटेल भरना होगा। ये तो नो, इसको खाली छोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल सेम स्टेप हैं, वही जो पिछले वाले इस वाले टैब के अंदर हम भरे थे, हमने भरा था। तो हमने बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर भी भरना है। तो मेरे वाले केस में एम्स था यहाँ पर, और एम्स में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर कैटेगरी 3 चूज़ हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है, फादर जो हैं उन्हीं की जॉब थी और उनका ट्रांसफ़र या नहीं हुआ। अब मैं इस वाले टैब पर जाके देखना चाहता हूँ कि कोई गलती तो नहीं हुई, तो मैं इस पर क्लिक करके भी यहाँ पर देख सकता हूँ। तो प्राइवेट जॉब मुझे यहाँ से हटाना है। स्टार्टिंग में हमने वहाँ पर एम्स लिखा था, आपको यदि याद हो तो स्टार्टिंग में। तो मैं इधर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिकली कैटेगरी 2 आ गया है। तो इस वाले स्कूल में क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर का स्कूल है तो इसमें एम्स वाले में जॉब करते हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूज़ करा फादर, और नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र मैंने मना कर दिया कि नहीं हुआ कोई भी।
और इसके बाद सेकंड स्कूल में जेएनयू वाले स्कूल में मैंने जैसे जेएनयू वाले स्कूल सेलेक्ट किया था और एम्स में यहाँ पर गया था, तो यहाँ पर आप देखिए अब कैटेगरी 2 हो गया। तो हर स्कूल के अंदर कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये स्कूल किसके तहत चलता है, IHL के तहत चलता है, इनकी विद्यालय की श्रेणी इसके अंदर आती है। तो इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर एम्स में काम करने वाला जो एम्प्लॉय होगा कैटेगरी 3 के अंदर आएगा। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय 3, केंद्रीय विद्यालय 3 के अंदर हम यहाँ पर स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट बिल्कुल सारे स्टेप वही हैं जो अभी हमने देखे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर द्वारका SPG सेलेक्ट करता हूँ, तो ये एक प्रोजेक्ट स्कूल है जिसको स्पॉन्सर SPG करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और मैंने यहाँ पर 5 किलोमीटर और लेस देन, तो एलिजिबल मुझे बता रहा है RT के अंदर, और मैंने यहाँ पर इसको बता दिया मैं इसकी हेल्प लेना चाह रहा हूँ। एम्प्लॉयर है एम्स। आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो अपना प्राइवेट जॉब जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी अपने आप से कैटेगरी 3 में आ रहा है, और मुझे जो है यहाँ पर फादर चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं की जॉब है। अगर प्राइवेट जॉब यदि है पेरेंट की तो वो यहाँ पर एम्स ना करके यहाँ पर प्राइवेट जॉब करने वाले का एक ऑप्शन था, आप उस पर भी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है, यदि ट्रांसफ़र नहीं हुए, यदि हुए हैं तो यस पर क्लिक करके सारी ट्रांसफ़र डिटेल आपको भरनी होगी। इसके बाद हमें कर देना है, ये तीनों स्कूल मैंने भर दिए हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारी डिटेल्स भरी हुई हैं, और इस पर क्लिक करता हूँ इस वाले स्कूल पर तो इसमें यहाँ पर डिटेल भरी हुई है। ध्यान रहे कि अब ये ऐसा भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस वाले स्कूल में कैटेगरी 2 आ रहा है, इस वाले स्कूल में कैटेगरी 3 आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इस वाले स्कूल के अंदर ये स्कूल विद्यालय की श्रेणी में आता है। ये आता है IHL इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंदर, NCERT के अंदर स्पॉन्सरिंग एजेंसी है इसकी। तो इस स्कूल के अंदर जो एम्स में काम करता हुआ एम्प्लॉय होगा परमानेंट, वो कैटेगरी 3 के अंदर कंसिडर होगा। तो ये तीनों स्कूल भरने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या करना होगा, सेव करना होगा। जैसे ही मुझे इसको सेव करना होगा तो मुझे बता देगा आपकी एप्लीकेशन सेव हो गई है। तो ये ड्राफ्ट में सेव होता हुआ जा रहा है। फाइनल सबमिशन 5 स्टेप के बाद होगा। तो ये मैंने अभी तक यहाँ पर चॉइस ऑफ स्कूल 3rd वाला ही स्टेप अभी फॉलो किया। अभी मेरे पास 4th स्टेप आएगा और 5th स्टेप आएगा। इसके बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूं। ओके, आगे इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास 4th स्टेप ओपन हो जाएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर कह रहा है यहाँ पर केवल PDF और JPG फाइल ही मान्य हैं। सिर्फ और सिर्फ आप JPG और PDF फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी BMP फाइल हो, ये कुछ आप दूसरी फाइल कोई भी अपलोड नहीं कर सकते। ये 2 ही की ही आपको परमिशन है, और उनका मैक्सिमम साइज़ 256 KB होना चाहिए। जहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है वो आपको कंपलसरी है, वहाँ पर आपको अपलोड करना, डिटेल्स को फिल करना। तो सबसे ऊपर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो जो भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा बच्चे का, तो उसको आपको स्कैन करके रख लेना है JPG या PDF के फॉर्मेट पे। याद रखें उसका साइज़ 256 या 256 से कम होना चाहिए। आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा। मैं क्योंकि अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ तो बिल्कुल ऐसा स्टेप आपके पास आएगा। यहाँ पर चूज़ फाइल लिखा होगा, तो इस पर क्लिक करके आपको अपनी फ़ाइल यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी एक डेमो के रूप में फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगी तो उसको आपको करना होगा अपलोड बटन पर क्लिक। तो ये जब तक ये अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आ जाता तो ये फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। मेक श्योर कि अपलोड का ऐसे ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ आपके पास आ जाए। तो दूसरे वाले पर भी मैंने सेम फ़ोटो ही सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया। ये बस एक सैम्पल के फॉर्म में मैं आपको ये फॉर्म फिल करना बता रहा हूँ। आप अपनी बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट फाइल अपलोड ही करें। और ओके पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने 3 स्कूल के लिए अप्लाई किया, तीनों के अंदर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ़ ऑफर्ड। यदि आपसे प्रवेश यदि हो जाता है और प्रवेश एडमिशन यदि हो जाता है, आपका बच्चे का नाम शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। स्कूल आपसे ये सभी डॉक्यूमेंट मांगेगा जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी डिटेल मैंने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सारी की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये था 4th स्टेप जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
इसके बाद इसको मैं एप्लीकेशन को कर दूंगा यहाँ पर सेव एप्लीकेशन, और ये मेरे पास एक हरा टिक लगा हुआ आ जाएगा। तो मेरे पास 4th स्टेप भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और नीचे मुझे अब करना होगा नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे तो डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो उसको मैंने बिल्कुल ठीक ठाक, ये जितनी भी डिक्लेरेशन है पेरेंट बताना चाह रहा है या प्रमाणित करना चाह रहा है, तो इन सभी को जो है आपको बिल्कुल केयरफुली पढ़ के यहाँ पर नीचे टिक लगाना है। यदि अभी भी आपको लगता है कि आपका फॉर्म गलत है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं प्रीवियस जाकर। तो इसके बाद सेव टू प्रीव्यू, नीचे एक बटन आ रहा है, ऊपर आप देखेंगे बटन कोई नहीं आ रहा क्योंकि हम लास्ट पेज पर हैं, लास्ट स्टेप पर हैं। नीचे एक बटन लिखा हुआ है सेव टू प्रीव्यू, प्रीव्यू देखने के लिए इसको सेव करें। तो ये मेरी एप्लीकेशन सेव्ड हो चुकी है, अभी भी ड्राफ्ट में ही सेव हुई, अभी भी KVS के पास नहीं गई मेरी एप्लीकेशन। ये होने के बाद मुझे इसका प्रीव्यू देखना है कि मैंने अपना फॉर्म कैसे भरा है। भरने के बाद मेरा फॉर्म के अंदर यदि मुझे लगा कि कोई फाइनल सबमिट करने से पहले मैं अपने फॉर्म को देखना चाहता हूँ कि क्या उसके अंदर मैंने एप्लीकेशन भरा है, तो वो मुझे इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी कि आपने बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन भरी है या नहीं भरी। जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, आपने जितने भी KV के अंदर अप्लाई किया था, 3 KV के अंदर है तो 3 फॉर्म अलग अलग दिखाई देंगे, 2 फॉर्म है तो 2 अलग अलग फॉर्म आपको दिखाई देंगे। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ना है। कोई आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कैटेगरी चूज़ करने पर गलत किया है, पिन कोड आपने यदि गलत डाल दिया, मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, बच्चे का नाम या कोई इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर गलत डाली है तो उसको आपको सुधारना है। इसके बाद लास्ट में आपको करना है सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को एक मैसेज देगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। अगर आपने अभी इसको सबमिट कर दिया, नीचे ब्लू कलर का एक बटन आ रहा है जिस पे लिखा है येस सबमिट। अगर इस सबमिट बटन पर अभी ये हो जाएगा तो बाद में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस पे मैंने अपना फॉर्म का प्रीव्यू देखा था और मैंने सारी डिटेल्स यहाँ से पढ़ के भी वेरीफाई कर ली थी, कोई करेक्शन नहीं था। यदि कोई करेक्शन होता तो मैं नो कैंसिल पर क्लिक करके बैक जाकर यहाँ पर प्रीवियस पर और वहाँ से चेंजेस मैं कर पाऊँगा। और लास्ट में फाइनल सबमिट एप्लीकेशन, मैं येस सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो एक बार और मुझे ये ऑप्शन देगा कि जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा हुआ है उस पर एक फाइनल OTP गया होगा, एक और OTP आपके पास जाएगा। वो OTP डालकर आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। 6 डिजिट का आपके मोबाइल पर आएगा, तो उस मोबाइल का OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। यदि आपने OTP ठीक डाला है तो आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो आपके पास कि ये जो भी आपने अपना फॉर्म फिल करा ये KVS के पास चला जाएगा। तो ये याद रखें, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, कैसे सबमिट करना है। कोई भी बीच में स्टेप बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समय लेकर ही आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। गलती बिल्कुल नहीं करनी कहीं पर भी, और हर चीज़ पर आपको बिल्कुल निगरानी रखनी है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई न्यूमेरिक डिजिट ना गलत टाइप कर दिया हो, क्योंकि बाद में करेक्शन करने की कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा यदि आपने यहाँ पर फाइनल OTP डाल के वेरीफाई कर दिया हो। बाद में अपनी एप्लीकेशन को आप चेंज नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। होप आपको ये वीडियो, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया हो। तो इस वीडियो में यही था। थैंक यू सो मच।